तो वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत अच्छे तरीके से करा था, रिवीजन भी करा था, और उसके बाद फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी। एंड आई गेस अब आप लोगों को वो सारा टॉपिक, वो सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी। नाउ आप एक बात बताओ, अभी तक हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, ये सब कौन सी कंडीशंस के थे? ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस के थे। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है अगर आपने एक गैल्वेनिक सेल बनाया, अगर आप लोगों ने एक गैल्वेनिक सेल बनाया, तो इस गैल्वेनिक सेल में जो राइट साइड, जो लेफ्ट साइड यानी एनोड और जो राइट साइड यानी कैथोड में जो सॉल्यूशन रहेगा, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, यानी 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन, 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद जो टेम्परेचर आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ होगा वो स्पेसिफिकली 298 केल्विन रहा होगा, और जो प्रेशर आप लोगों ने मेंटेन किया होगा वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अगर आपने गैल्वेनिक सेल को, वैसे हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में कौन सा सेल पढ़ा था? डेनियल सेल। कौन सा सेल पढ़ा था? डेनियल सेल। क्या था डेनियल सेल? डेनियल सेल के अंदर जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, एंड ऑन द अनदर हैंड कॉपर आयन इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट होता था। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर इस डेनियल सेल को, अच्छा हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ये पूरी प्रोसेस एनोड पर चल रही होती थी और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता था। सिमिलरली ये पूरी प्रोसेस कैथोड पर चल रही होती थी और यहां पर इसका प्रॉपर तरीके से रिडक्शन हो रहा होता था। तो दिस इज द ओवरऑल डेनियल सेल। अब अगर आपने इस पूरे डेनियल सेल को 1 मोलर कंसंट्रेशन, 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेंटेन करा, तो इस सेल का जो ओवरऑल पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल बोलेंगे। हम लोग किस टर्म से इसको डिनोट करेंगे? हम इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। एक ओवरऑल सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा उसको हम E0 से डिनोट करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा एनोड और कैथोड ये भी ओवरऑल स्टैंडर्ड कंडीशन में ही काम कर रहे हैं, तो जो एनोड का पोटेंशियल होगा वो भी स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल कहलाएगा, और जो कैथोड का पोटेंशियल होगा वो भी स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं? तो बेटा हम लोगों ने अभी तक क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने अगर किसी सेल का पोटेंशियल आप लोगों को निकालना है, तो आप लोगों को इस पोटेंशियल को निकालने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन वाला फॉर्मूला पता है, और यह फॉर्मूला डायरेक्ट है। लेकिन अगर कंडीशंस अनस्टैंडर्ड हो गई हो तो, या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई हो तो आप क्या करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन? हो सकता है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन भले ही इतना हो, लेकिन प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अब प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी 298 केल्विन ना हो, या कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। ये तीनों कंडीशन इतनी ना हो, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बदल जाए, या इन तीनों में से कोई 2 कंडीशन बदल जाए, या इन तीनों में से तीनों की तीनों कंडीशन बदल जाए, तो फिर आप इस कंडीशन को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। अब ये कंडीशन कैसी हो गई? अब ये कंडीशन हो गई नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो बच्चों नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए आप लोगों को जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड करना है हमें आज के टॉपिक में सीखना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? दैट नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अभी तक आप लोगों ने जो पता किया था ये स्टैंडर्ड कंडीशन में था, लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है?
नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पता लगाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी एक बात सोचो, थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री की तरफ चलते हैं। घबराना नहीं है वर्ड सुन के। हम लोग किसकी तरफ चल रहे हैं? स्टोइशियोमेट्री की तरफ चल रहे हैं ना। व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री? यहां पर आप देखें, जिंक वाली कंडीशन को आप कैसे लिखोगे? दैट 1 मोल जिंक, स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा होगा, तो आप लोग सब जानते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ होता है इसको क्लास 11 में पढ़ा जाता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर ये 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जिंक क्या क्या कुछ नहीं है, मतलब 1, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ जिंक रिलीजेस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े इसने? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट 1 मोल Zn डाई पॉजिटिव आयंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये स्टोइशियोमेट्री की भाषा समझ में आई है ना? हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल C+O2 फॉर्म CO2, तो इसको स्टोइशियोमेट्री में क्या बोलोगे? यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विथ O2 के आगे भी यहां पर 1 है, 1 मोल ऑक्सीजन टू गिव CO2 के आगे भी 1 है, 1 मोल CO2। ऐसी रिएक्शन देखो, 2C प्लस O2 गिव्स 2CO, तो यहां पर कार्बन के आगे 2 है तो आप बोलेंगे 2 मोल कार्बन, ऑक्सीजन के आगे 1 है। इससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मॉलिक्यूल के नाम के या एटम के नाम के आगे आता है, सिंबल के आगे आता है। रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा ही हम लोगों ने यहां पर जिंक के लिए लिखा कि जिंक ने क्या करा, 1 मोल जिंक ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़े ताकि 1 मोल Zn डाई पॉजिटिव बन जाए। एंड सिमिलरली 1 मोल कॉपर आयन ने एक्सेप्ट करे यही जिंक के द्वारा छोड़े गए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट 1 मोल कॉपर मेटल, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या स्टोइशियोमेट्री फंडा क्लियर हुआ? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डाउट? नाउ एज पर फिजिक्स हम लोगों को ये बात हमेशा के लिए, प्यारे बच्चों, हमेशा के लिए हमें एक बात अब ध्यान रखनी है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसको रब कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि यहां पर अपने जिंक ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन छोड़े? 2 मोल। तो अपन इसको यहां पर यही लिख लेते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। नाउ गाइस, एज पर फिजिक्स ये बात आप हमेशा ध्यान रखना दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कंटेन्स 1 फराडे। इस पर कितना चार्ज होता है? 1 फराडे चार्ज होता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? आप बोलेंगे 1 फराडे। और 1 फराडे कैन ऑल्सो बी रिटन एज 96500 कूलम्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने इस चीज को याद नहीं रखा तो बच्चों आप लोगों को जो मैं चीज सिखाने वाला हूं उसमें गड़बड़ी हो सकती है। प्लीज इस चीज को दीवार पे लिख लो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1 फराडे। 1 फराडे बोले तो 96500 कूलम। हम और इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन पर कितना चार्ज होगा? 1 फराडे। 1 फराडे मतलब 96500 कूलम। आप सिंपल इसको ऐसा भी याद कर सकते हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो 96500 कूलम इन पर क्या होता है? चार्ज होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? Q से। Q को कहां से डिनोट करते हैं हम लोग? चार्ज को कहां से डिनोट करते हैं हम लोग? Q से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो अगर मान लीजिए आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे? 1 फराडे। अगर आपके पास में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या बोलेंगे? इस पर कितना चार्ज है? 2 फराडे।
2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास में 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग क्या बोलेंगे, 3 फराडे। 1 फराडे मतलब 1 इंटू 96500 कूलम्स, 2 फराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स, 3 फराडे मतलब 3 इंटू 96500 कूलम्स। और अगर मान लीजिए आप लोगों के पास में n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा, n फराडे और n इंटू 96500 कूलम्स। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? पहले इतना जरा छापो कॉपी पे, जरा इतना देखो पहले फटाफट। हाँ, हो गया? क्या ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई भी दिक्कत? पक्की बात, मैं इसे रब करने वाला हूं। तो बच्चों यहां पर हमें एक बात बहुत अच्छी पता चल गई कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहां पर अच्छे तरीके से लिख लेते हैं दैट Q इज कॉल्ड एज चार्ज एंड Q का फॉर्मूला होता है N इंटू फराडे। वाई? बिकॉज N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड F इज फराडे। हम लोग और एक बात यहां पर नोट करेंगे, हम लोग और सब एक बात यहां पर नोट करेंगे दैट Q इज इक्वल टू N इंटू 96500 कूलम्स, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं दैट 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। क्या ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात। अब जरा इस डेनियल सेल को देखो। अगर आपसे कोई बोलता है कि डेनियल सेल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, डेनियल सेल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर डेनियल सेल में जिंक 2 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सो चार्ज इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो n की जगह क्या आ गया, 2 इंटू एफ यानी फराडे, मतलब इस डेनियल सेल में 2 फराडे चार्ज ट्रेवल कर रहा है और 2 इंटू 96500 कूलम्स में चार्ज फ्लो कर रहा है, ये फराडे और ये कूलम। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? वेरी गुड। क्या इसके अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत? वेरी गुड। नाउ एक बात समझो, एक बात समझो, मैंने आप लोगों को चैप्टर की शुरुआत में एक बात बताई थी कि जो डेनियल सेल होता है या कोई भी गैल्वेनिक सेल होता है या दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इट ऑलवेज वर्क्स स्पॉन्टेनियसली। ये हमेशा कैसे काम करता है? ये हमेशा स्पॉन्टेनियसली काम करता है, मतलब आपको इसे काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, ये खुद ही काम करना चालू कर देता है। ये खुद ब खुद खुद की इच्छा से काम करना चालू कर देता है, मतलब इट स्टार्ट्स वर्किंग स्पॉन्टेनियसली। अब एक बात समझो, एक बात समझो, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं, तो जब मैं काम कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? सोचो, आप लोग कोई काम कर रहे हो, आप लोग फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोग घर का कोई काम कर रहे हो, आप लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तो आपके बॉडी के द्वारा काम किया जा रहा है। द वर्क डन इज डन बाय योर बॉडी। हमारी बॉडी काम कर रही है, तो हमारी बॉडी जब काम करती है तो वो एनर्जी गेन करती है कि एनर्जी लूज करती है? लूज करती है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी डेनियल सेल जो कि स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय द सेल, और जब वर्क डन सेल के द्वारा किया जा रहा है तो सेल की एनर्जी कम होगी, सेल की एनर्जी कम होगी। चलो थर्मोडायनेमिक्स में फिर एक बार चलते हैं। वर्क डन जब सेल के द्वारा किया जा रहा है तो सेल की कौन सी एनर्जी कम होगी? सेल की कौन सी एनर्जी कम होगी? सोचो, सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो कम होगी, इसलिए सेल का गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होगा? कम होगा। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? बेटा ये वो एनर्जी होती है जो दूसरों के द्वारा यूज की जा सकती है। मैंने काम करा, मेरी बॉडी से कुछ एनर्जी निकली, वो एनर्जी क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो एनर्जी है ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में जा रहा है, तो मेरी एनर्जी
एजुकेशन के फॉर्म में, कंसेप्ट के फॉर्म में आपके दिमाग में जा रही है, तो मेरी एनर्जी का आप लोग यूज कर रहे हो। तो मेरी कौन सी एनर्जी का यूज कर रहे हो? आप मेरी गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। समझ रहे हो? जिस हिसाब से जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है, जैसे ही पावर कट होती है पूरे घर की लाइट उस इन्वर्टर के थ्रू जलने लगती है। इन्वर्टर में बड़ी सी बैटरी लगी हुई होती है, तो वो बैटरी के अंदर जैसे ही पावर कट होती है केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही केमिकल एनर्जी निकलती है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल एनर्जी निकलती है, उस केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करते हैं ताकि हमारे घर की पूरी रोशनी, हमारे घर की सारी लाइट उससे जल सके। तो हम उस सेल की, उस बैटरी की कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी का। उसको काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वही एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। तो क्योंकि सेल के द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब इसकी एनर्जी हम लोग कोई और काम करने के लिए खींच रहे हैं, हम इसकी एनर्जी का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, और जब इसकी एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो इसकी लगातार एनर्जी कम होगी। आप देखते हो ना, अगर ज्यादा देर इन्वर्टर यूज कर लेते हो तो बैटरी बोल जाती है। आपके मोबाइल को आप दिन भर यूज करते हो तो बैटरी कम होती है ना, कि आप बैटरी, मतलब आप मोबाइल चलाते हो तो बैटरी बढ़ने लग जाती है, चार्ज होने लग जाती है, ऐसा तो नहीं होता? पक्की बात। तो जब आप ज्यादा काम करते हो, जब आप ज्यादा लाइट जाने के बाद इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो तो बैटरी डाउन होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि हम उसकी एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो जब कभी भी सेल के द्वारा वर्क किया जाता है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज वी यूज द गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि हम इस गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं इसलिए वो लगातार क्या होने लग जाती है? नेगेटिव होने लग जाती है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या इस कंसेप्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्की बात। नाउ एक बात समझो, फिजिक्स में आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा वर्क डन वाला। हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं दैट वर्क इज डन बाय द सेल। आपका सेल वर्क कर रहा है, जैसे ही पावर कट हुई सेल में केमिकल रिएक्शन अपने आप शुरू हो गई। हमने तो नहीं बोला कि लाइट गई रिएक्शन चालू करो, फिर वो बोलेगा नहीं, अपन बोलेंगे प्लीज, वो बोलेगा नहीं, अपन बोलेंगे प्लीज, फिर बोलेगा ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन करेगा। ऐसा तो नहीं करना पड़ रहा। जैसे ही पावर कट हुई बैटरी में केमिकल रिएक्शन चालू, यानी स्पॉन्टेनियस। तो जब कभी भी कोई सेल स्पॉन्टेनियसली काम करता है, वर्क डन बाय द सेल होने लगता है, वर्क डन बाय द सेल यानी सेल काम करना चालू कर देता है, तो उसके वर्क डन को कहां से डिनोट करते हैं? फिजिक्स कहता है उसके वर्क डन को आप चार्ज इंटू वी, पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, आप उसे W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी से डिनोट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम? तो वर्क डन बाय द सेल का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, V इस पोटेंशियल, यानी सेल के द्वारा कितना पोटेंशियल निकाला जा रहा है। मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास जाएंगे, कॉपर ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो करंट, जैसे कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो करंट कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। तो कितना चार्ज इस सेल के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग पोटेंशियल बोलते थे। बताओ, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ई नॉट ऑफ अ सेल। समझ रहे बात को? ई नॉट ऑफ अ सेल। तो ये जो V है ये वही तो पोटेंशियल है कि जब सेल ने काम करना चालू करा, तो सेल ने जब काम करना चालू करा तो कितना पोटेंशियल उसने निकाला, सेल का पोटेंशियल कितना है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, V कैन ऑल्सो बी रिटन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। V कैन ऑल्सो बी रिटन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। V को आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। और Q की वैल्यू आप लोग सब जानते हैं, NF। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो नाउ योर वर्क डन विल बिकम इक्वल टू NF E ऑफ द सेल, यानी पोटेंशियल ऑफ द
सेल। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये पूरा जो वर्क डन हो रहा है, ये पूरा जो वर्क सेल कर रहा है, ये पूरा सेल कौन सी कंडीशन में काम कर रहा है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में काम कर रहा है। मतलब या तो कंसंट्रेशन 1 मोल के बराबर ना हो, टेम्परेचर 298 के बराबर ना हो, या प्रेशर 1 atm के बराबर ना हो। लेकिन अगर इमेजिन करो आपके पास में, इमेजिन करो आपके पास में कंडीशन कंसंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन्स एंड प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाए तो देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द सेल? तो वर्क डन बाय द सेल विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू NF ई नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा। बस फॉर्मूले में फर्क, फॉर्मूले में क्या फर्क आ जाएगा? यहां पर V की जगह क्या आ जाएगा? ई नॉट ऑफ द सेल, यानी कि पोटेंशियल की जगह क्या आ जाएगा? V पोटेंशियल की जगह क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। बस इन दोनों फॉर्मूले में एक फर्क है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो यहां पर आपको W इज इक्वल टू NF ई नॉट लिखना पड़ेगा। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? क्या इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आई? प्लीज जरा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसको ध्यान से देखें, प्लीज इसको ध्यान से देखें। अब मैं थोड़ी सी चीज यहां पर ये रिएक्शन रब कर देता हूं और हम लोग अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरी बात समझेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। अगर सेल वर्क कर रहा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, अगर सेल वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना सेल वर्क डन करेगा उसकी डेल्टा जी उतनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा जी। मतलब जितना सेल काम करता जाएगा उसकी गिब्स फ्री एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। हम लोग ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं, क्योंकि सेल के द्वारा काम किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी डाउन होना निश्चित है। मोबाइल की बैटरी चार्ज 100% करने के बाद अब आप उस पर जितना इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट चलाओगे उसकी बैटरी उतनी लो होती जाएगी। तो जितना काम करोगे, जितना उसको यूज करोगे, उतनी उसकी बैटरी डाउन होगी। तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा जी। और हम लोग सब जानते हैं दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू NF ई नॉट। तो हम लोग तो ये भी जानते हैं दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू NF पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो यहां पर हमारे पास में एक नया रिलेशन डेवलप हो गया दैट डेल्टा जी, इस डेल्टा जी का नेगेटिव तो ले जाएंगे, ये डेल्टा जी है, इसको कोई पार्ले जी नहीं बोलेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ई सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए मैं नहीं जानता, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। इसको मैंने तारों सितारों से सजाया है। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। ये W इज इक्वल टू NF ई नॉट वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ई नॉट का मतलब क्या है? पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ अ सेल। अनस्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Q इंटू वी। Q बोले तो NF बहुत इंपॉर्टेंट है, V मतलब कहां से वैल्यू आई ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां तक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब डेल्टा जी वर्क डन या चेंज इन एनर्जी, यानी एक सेल ने पहले जब वो फुल्ली चार्ज था, लेट से उसने कुछ काम करा तो उसकी एनर्जी में कितना बदलाव आया, यानी पहले जो उस सेल के पास एनर्जी थी और अब जो उस सेल के पास एनर्जी है उसमें कितना बदलाव आया, वो निकालने के लिए आप माइनस NFE सेल का पता इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हो। अब आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में यह ऑलरेडी सिखा चुका था कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी भी सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। आप क्या करोगे ये निकालने के लिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट रिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट
ऑक्सीडेशन, आप इन फॉर्मूले से ये निकाल सकते हो। ये हम पिछले 2-3 वीडियो से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर कंडीशंस अनस्टैंडर्ड हो गई तो अनस्टैंडर्ड कंडीशन में किसी सेल का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही हमें बताती है हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या बताती है? नर्न्स्ट इक्वेशन। जो नर्न्स्ट नाम के साइंटिस्ट थे, कुछ इसको नर्नस्ट भी बोलते हैं, हम इतने अंग्रेज नहीं हैं, हम इसे नर्न्स्ट बोलेंगे, नर्न्स्ट। तो ये नर्न्स्ट इक्वेशन जो है ये हमें यही तो कैलकुलेट करना सिखाती है। क्या? हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट अन या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यही तो मैं इतनी देर से आपका कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये भले ही अभी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक में डायरेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी मिस्टेक, नर्न्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट सिखा दी, फिर जब आप अगले टॉपिक पर जाओगे तो फिर आपको इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताया, और फिर जब आप थर्ड टॉपिक पर जाओगे तब आपके सामने गिब्स एनर्जी को लेकर कुछ इससे मिलता जुलता फॉर्मूला डिस्कस करा। लेकिन अब मैंने आप लोगों को पहले उस नर्न्स्ट ने क्या क्या सोचा, क्या क्या दिमाग लगाया, वो पूरा सिखा दिया। अब ये सारे फॉर्मूले नर्न्स्ट इक्वेशन को बनाने में और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आएंगे। तो गाइस दिस इज द बेसिक स्टार्टिंग ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। ये नर्न्स्ट इक्वेशन ऐसे स्टार्ट हुई है, ये मैंने सिखाया है। तो अभी इस वीडियो में आप लोग ये सारे वीडियोस, ये जो पूरा वीडियो बनाया है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। हर एक चीज पर नजर होनी चाहिए। चार्ज कैसे निकाला, एन क्या है, व्हाट इज फराडे, फराडे की वैल्यू 96500 कूलम होती है। तो अगर एक सेल 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो 1 फराडे चार्ज हो गया, उसमें 10 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो 10 फराडे चार्ज हो गया। 1 फराडे मतलब इतना कूलम्स, तो n इंटू इतना कूलम्स हो गया। ठीक है, फिर आपके सेल के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। तो ये दुनिया के जितने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, दुनिया के जितने गैल्वेनिक सेल है, सबके लिए यूज में आ जाएगा, सबके लिए काम में आ जाएगा। जो भी वर्क डन सेल के द्वारा किया जाता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। एक सेल के द्वारा जो वर्क डन किया था उसको Q इंटू वी से बताया जाता है। Q इज चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला NF। पोटेंशियल हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा जो डेनियल सेल था उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट्स आता था, तो वो पोटेंशियल हम लोगों ने यहां लिख दिया। पोटेंशियल अपने पास 2 तरीके का होता है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो करेगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल कहलाएगा, या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल कहलाएगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में करेगा तो सिंपल पोटेंशियल ऑफ अ सेल कहलाएगा एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपने यहां पर W में फॉर्मूला रखा। फिर हम लोग जानते हैं वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी, क्योंकि जितना काम करेंगे उतना गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी, और वर्क डन इज इक्वल टू NF ई सेल, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। तो इतने फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से नोट करो। अब आप बड़े आराम से नर्न्स्ट इक्वेशन को अगले वीडियो में मेरे साथ कोरिलेट कर पाओगे। तो देखते हैं अगले वीडियो में नर्न्स्ट इक्वेशन को। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नोट्स ऑलरेडी ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशंस पर अवेलेबल हैं, एंड आप लोग चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ग्रेविटी सर्कल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाया करेगा, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाइम बचेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।